हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना आपका टाइम टेबल सेट होगा स्टडी का डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा अभी और यहाँ पे भी बातें हो रही हैं कि आज हम लोग सीटेट के हिंदी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट 5 की बात करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होने वाला है वो 8 जनवरी 2022 में हिंदी फर्स्ट पेपर किस प्रकार से आया था उसकी बातें होंगी। वो प्रश्न होंगे जो उन पे व्याख्याएं होंगी, प्रश्न देखे जाएंगे किस प्रकार के प्रश्न थे। और एक प्रकार का एक प्रैक्टिस सेट भी है। ये कम समय में ज़्यादा प्रश्न होंगे, जहाँ व्याख्या की ज़रूरत होगी वहाँ व्याख्याएं भी होंगी। और ये जो प्रश्न होने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चन होंगे, जैसे कि एग्ज़ाम के टाइम में पूछा जाता है। और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। आपको पता है कि प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर कितने इंपॉर्टेंट हैं सीटेट और किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खासकर अगर टीचिंग एग्ज़ाम की बात कर ली जाए तो। और इन टॉप 30 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहता है कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके ज़रूर बताएं। और कौन से क्वेश्चन आपको बहुत नए लगे, क्योंकि हिंदी में इस टाइम जो इस बार है 8 जनवरी 2022 में जो प्रश्न है, कुछ ऐसे तो एक आधा प्रश्न है जो थोड़े से न्यू हैं। मुझे लगते हैं, आई होप आपको भी लगेंगे। और चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार वीडियो से अवगत हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। क्या है आज की टॉप 30 प्रश्न हिंदी से संबंधित। तो बात कर लिया जाए, पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको पता है कि गद्यांश और पद्यांश दोनों पूछे जाते हैं जब हिंदी की बात होती है। तो जब गद्यांश की बात आती है, तो जब भी हम गद्यांश पढ़ रहे होते हैं या जब भी हम गद्यांश से संबंधित प्रश्न हल करने वाले हैं, वहाँ पे सबसे पहले हमें, आपको पता है कि सभी टीचर्स बताते हैं और आपका भी इतना प्रैक्टिस ज़रूर रहा होगा कि सबसे पहले हम गद्यांश या पद्यांश नहीं, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। और मैं क्या न्यू बताती हूँ आपको, जैसा कि मैं फील करती हूँ एग्ज़ाम के टाइम में, कि जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमें ये होता है, टाइम टेकिंग भी होता है क्योंकि पेडागॉजी है तो टाइम टेकिंग प्रश्न हो जाएंगे और लेंदी भी होती है। और गद्यांश पद्यांश पढ़ना और मन से पढ़ना ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। और जैसे कि गद्यांश से 9 प्रश्न आएंगे और पद्यांश से भी उतने ही लगभग आ जाते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना होता है। जब आप एग्ज़ाम के टाइम में बैठते तो वहाँ पे आपके पास एक पेपर और एक पेज यानी कि और एक पेन मिलता है। तो उस पेन पे मैं क्या करती हूँ कि मुझे भी यही सही लगता है, आई होप आपको भी ये सही लगेगा, कि जब मैं प्रश्न पढ़ती हूँ तो ऐसा तो होता नहीं है कि प्रश्न हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि 9 प्रश्न हैं, 9 प्रश्न याद तो रहेंगे नहीं। तो मैं रफली जो संबंधित होते हैं गद्यांश से उनको रफली नोट डाउन कर लेती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है तो आप किस प्रकार से लिखें कि आप समझ लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा करिएगा कि उस टाइम में आप पेपर जब भी पढ़ रहे हैं तो जो प्रश्न हैं उनको रफली लिख लें, ताकि आपको याद रहे कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। और जब आप गद्यांश पढ़ें तो उनको रिलेट करके आप आंसर को सही सटीक दे पाएँ एक ही बार में। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो, लेकिन ऐसा ना हो कि एक बार पढ़ा जाए फिर दोबारा गद्यांश पढ़ा जाए, फिर एक क्वेश्चन पढ़ा जाए, फिर दोबारा गद्यांश पद्यांश पढ़ा जाए, तो ऐसा ना हो। चलिए पहले प्रश्न देखते हैं। मनुष्य का भाग्य कैसे बनता है। भाग्य, ठीक है, भाग्य, भाग्य कैसे बनता है। आलसी व्यक्ति अपनी असफलता का दोष किसे देता है। इस प्रकार के प्रश्न रहे। आगे देखा जाए, अगला प्रश्न यानी कि तीसरा प्रश्न क्या है, प्रकृति किसका सम्मान करती है। किस व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम है, क्या है। पुरुषार्थ शब्द का संधि विच्छेद, तो ये व्याकरण से संबंधित है, इस पर कुछ ज़्यादा गद्यांश से मतलब नहीं है। विपरीत शब्द का विलोम, ये भी गद्यांश से संबंधित नहीं है, व्याकरण से संबंधित है। सामर्थ्य शब्द में प्रत्यय पूछा गया, ये भी व्याकरण है। और ईश्वर का पर्यायवाची नहीं होगा, ये भी व्याकरण है। तो जो 5 प्रश्न रहे लगभग वो गद्यांश से संबंधित हैं। तो इन जो है 5 प्रश्नों को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें गद्यांश को केयरफुली पढ़ना है। एक ही बार में पढ़िए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि आपके माइंड में सेट हो जाए कि गद्यांश में मेन जो बात है वो क्या कही गई है। देखते हैं क्या कही गई है बात की। परिश्रमी व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता। प्रश्न दिया गया था किस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनको असफल हो जाने पे पश्चाताप नहीं होता। तो क्या, परिश्रमी व्यक्ति। अगर ऑप्शन में परिश्रमी व्यक्ति होगा या परिश्रमी व्यक्ति से संबंधित और कोई जो
ऑप्शंस होंगे तो वो ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखे रहेंगे ना तो आपको हिट करेगा जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तुरंत डायरेक्ट कि अरे ये तो क्वेश्चन पूछा गया है, इसको मैं ध्यान से पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ। तो परिश्रमी व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता। उनके मन में इतना संतोष तो अवश्य रहता है कि उसमें जितनी सामर्थ्य थी उसने उतना प्रयत्न किया। फल देना या ना देना तो ईश्वर के अधीन है। मानव का कर्तव्य केवल कार्य करना है। इसके विपरीत आलसी व्यक्ति किसी कार्य की असफलता का दोष उसके भाग्य को देते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली है, बहुत ही इजी है, कुछ टफ गद्यांश नहीं है। इसके विपरीत आलसी व्यक्ति किसी कार्य की असफलता का दोष किसको देते हैं? भाग्य को। प्रश्न यह है कि भाग्य क्या है? किसी ने सच ही कहा है कि मनुष्य का भाग्य भी परिश्रम से ही बनता है। भाग्य कैसे बनता है? परिश्रम से बनता है। यदि कोई व्यक्ति यह सोच कर बैठ जाए कि उसके भाग्य में अमोघ वस्तु नहीं है तो वह उसके लिए कुछ भी कार्य करे, परिश्रम करे, परंतु वह वस्तु उसे प्राप्त नहीं होगी। यानी कि आपके मन में जो एक थिंकिंग आ जाएगी, जैसे कि एग्ज़ाम के टाइम में हमें थिंकिंग आ जाती है कि हमारी तो तैयारी बढ़िया नहीं है, नंबर नहीं अच्छे आएंगे। तो ऐसा नहीं, हमेशा पॉजिटिव वाइब लेके अपने आप में चले कि कुछ भी है मैं तो 100% अपना दूंगा या दूंगी और अच्छा करके आऊँगी। तो यही बात है। प्रकृति भी भाग्य के बल से नहीं, व्यक्ति के पुरुषार्थ के बल से झुकती है। प्रकृति कहाँ झुकती है, इस तरह से संबंधित प्रश्न था, तो किसके बल से? पुरुषार्थ के बल पे झुकती है। भारतीय संस्कृति में कहा जाने वाला तत्व भी परिश्रम का ही पर्याय है। तप है, तप भी परिश्रम का पर्याय है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम ही तप है। ठीक है, आगे देखते हैं गद्यांश में क्या कहा जा रहा है। इसी तप या परिश्रम के कारण नहुष इंद्रासन का अधिकारी बना। कालिदास महान कवि और क्या है, मैडम क्यूरी तथा एडिसन महान वैज्ञानिक तथा अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति। महान लेखकों, कवियों, वैज्ञानिकों आदि की सफलता का रहस्य भी क्या है? परिश्रम है। तो पूरे पैराग्राफ में मेन थीम क्या है कि परिश्रम करना, वो भी मन से परिश्रम करना। किस प्रकार का प्रश्न करना? पॉजिटिव थिंकिंग लेके। तो इस तरह से है। आप देखते हैं किस प्रकार के 9 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से हम लोगों ने देखा कि 4 व्याकरण हैं और 5 जो है गद्यांश से संबंधित है। मनुष्य का भाग्य कैसे बनता है? दान करने से, धैर्य रखने से, संतोष करने से, परिश्रम करने से। तो मेन टॉपिक जो है, मूल जो बात है, मूल जो संदर्भ है इस गद्यांश का, वो परिश्रम है। चौथा आपसे सही हो जाएगा, मनुष्य का भाग्य भी किससे बनता है? परिश्रम से बनता है। आलसी व्यक्ति अपनी असफलता का दोष किसे देता है? दूसरों को, अवसर ना मिलने को, धन के अभाव को, भाग्य को। तो इस गद्यांश में क्या कहा गया है कि आलसी व्यक्ति असफलता का दोष अपने भाग्य को देता है। अब एक बार अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं रफली ना, उसके बाद आप प्रश्न जब सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। मैं तो बहुत एग्ज़ाम के टाइम में पहली बार जब सबका होता है, चाहे हम हैं आप हो, पहली बार अगर देने जाएंगे थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, लेकिन फिर उसके बाद बहुत ही इजी हो जाता है अगर आपने तैयारी अच्छी की है तो। प्रकृति किसका सम्मान करती है? भाग्य के बल का, चापलूसी करने का, पुरुषार्थ के बल का, तटस्थ बैठने का। तो देखिए गद्यांश में पुरुषार्थ के बल का जो है प्रकृति क्या करती है? सम्मान करती है। आगे देखते हैं किस व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता। पहले पैराग्राफ की पहली लाइन, परिश्रमी व्यक्ति को, आलसी व्यक्ति को, पुरुषार्थी को, भाग्यवान व्यक्ति को। तो जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं उनको असफल होने का पश्चाताप नहीं होता है, क्योंकि वो तो अपना 100% दिए हैं, उसके बाद भी अगर वो सफल नहीं होते तो उन्हें ये रहता है कि ठीक है अभी और मेहनत बाकी है, वो अभी मेहनत हमें करनी है। चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। आगे देखते हैं, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम है, क्या है? उत्साह, तप, सफलता और भाग्य। तो पांचवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पांचवें का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा तप। ठीक है, श्रम किया गया जो है किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम, परिश्रम क्या कहलाता है? तप कहलाता है, जो लास्ट पैराग्राफ में दी गई थी। आगे देखते हैं, पुरुषार्थ शब्द का संधि विच्छेद है। तो इन जो है टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी करी है यूपी टेट की तो आप इसमें बढ़िया कर पाएंगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछते व्याकरण से। कुल मिला के आपको 5 या 6 प्रश्न गद्यांश पद्यांश को मिलाकर
पूछ लिया जाता है। 5 प्रश्न मान लीजिए, लेकिन 5 प्रश्न भी अपने आप में बहुत है, तो तैयारी बेहतर रहे, बस इतना है। पुरुषार्थ शब्द का संधि विच्छेद है पुरुष धन अर्थ, पुरुषाधन अर्थ, पुरुधन अर्थ, पुरुष धन अर्थ। तो छठे का सही आंसर क्या होगा, वो पहला हो जाएगा पुरुष योग अर्थ, जो है पुरुषार्थ का संधि विच्छेद है। और ये कौन सी संधि विच्छेद है, अगर आपको पता है संधि है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। विपरीत शब्द का विलोम क्या होगा, अनुकूल, प्राकृतिक, उल्टा और प्रतिकूल। देखिए विपरीत, उल्टा का विलोम पूछा है, विपरीत का विलोम पूछा है, ठीक है। तो सही आंसर जो हो जाएगा, 7वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, विपरीत का विलोम अनुकूल हो जाएगा। सामर्थ्य शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय है। मूल शब्द क्या है, प्रत्यय। प्रत्यय शब्द वो वे शब्द होते हैं जो शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं, ठीक है। शब्द के लास्ट में प्रत्यय और पहले जो है उपसर्ग जुड़ता है। तो सामर्थ्य योग य, समर्थ योग अय। तो देखिए सामर्थ्य लास्ट में य आता है जब आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारित करते हैं। तो 8वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सम योग अर्थ योग य। तो ये तो होगा नहीं, पूरा हम लोगों ने पढ़ा नहीं। ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 8वें का, वो हो जाएगा चौथा, समर्थ योग य, ठीक है। तो सामर्थ्य। और देख लेते हैं, और हम लोगों ने सारे प्रश्न हल ही कर लिए। प्रकृति किसका सम्मान करती है, तो इसका हो गया ना पुरुषार्थ के बल का, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है, प्रभु, जगदीश, विधाता, विधान। तो देखिए 9वें के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो पर्यायवाची वो ईश्वर की वो जो है नहीं है, वो है विधान। विधान मीन्स क्या होगा, तब अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे देखते हैं, इसके बाद गद्यांश को हल करेंगे आप, उसके बाद सीधे आपको पद्यांश देखने को मिलेगा। और पद्यांश बहुत अच्छे लेवल का पूछा जाता है, कभी कभी ईजी पूछा जाता है, कभी कभी ईजी। तो सब में 1 to 5 में तो ईजी ही पूछा जाता है, बस थोड़ी सी आपकी तैयारी होनी चाहिए। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि प्रश्न पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हैं और कहाँ से कितना हमको कहाँ कहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है ना। अमर किस पर मुग्ध है, सिर्फ प्रश्न और पद्यांश के प्रश्न तो आप ज़रूर नोट डाउन करिएगा। एग्ज़ाम के टाइम में रफली लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि उस टाइम पे जो पद्यांश होता है वो टाइम टेकिंग होता है, उसको समझने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हिंदी है तो हिंदी है, इंग्लिश तो दिया नहीं होगा। तो अधिकतर हमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इंग्लिश में दिया नहीं होता और हम समझ नहीं पाते हैं, तो वो बात हो जाती है। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अमर किस पर मुग्ध है, इस लोक का अमृत है, धात्री शब्द का अर्थ है। तो देखिए धात्री शब्द अगर होगा, किसकी नदियाँ सर्वत्र लहराने लगी, ये पद्यांश से पता चलेगा। बल वीर में समास है, व्याकरण से संबंधित है। मही शब्द का अर्थ है, ये भी व्याकरण से संबंधित है। आगे चलिए देखते हैं, अब पद्यांश को पढ़ते हैं। पद्यांश में क्या लिखा गया, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। तो जो अन्य धात्री के सदृश शब को पिलाती दुग्ध है। धात्री मतलब पालन करने वाली, जन्म देने नहीं, पालने पोषण करने वाली जो होती हैं वो धात्री कहलाती हैं। तो जो अन्य धात्री के सदृश शब को पिलाती दुग्ध है, जो पालने वाले की तरह हमें क्या पिलाती है, दूध पिलाती हैं। है जो अमृत इस लोक का, जिस पर अमर भी मुग्ध है। जो अमृत है, दुग्ध, दुग्ध को ही क्या कहा जा रहा है, अमृत है, इस लोक का अमृत है, जिस पर अमर भी मुग्ध है, आसमान भी मुग्ध है। वे धेनुएं प्रत्येक गृह में है दुही जाने लगी। धेनुएं मतलब गायों की बात हो रही है और उन्हीं के दुग्ध की बात हो रही है। गायों को ही धात्री कहा जा रहा है और गाय के दूध पर ही कौन मुग्ध है, अमर मुग्ध है, ठीक है। तो इस तरह से आप वहाँ पे बात करेंगे, सोचेंगे, थोड़ा सा टाइम ले लीजिएगा, लेकिन गलत नहीं होने चाहिए प्रश्न। लास्ट में तो आप किसी तरह करके उसको कन्विंस कर ही लेंगे। वे धेनुएं प्रत्येक गृह में क्या है, दुही जाने लगी। यो शक्ति की नदियाँ वहाँ सर्वोच्च लहराने लगी, ठीक है। घृत आदि के आधिक्य से बल वीर्य का सुविकास है। क्या आजकल का सा कहीं भी व्याधियों का वास है। उस समय गोवंश पलता, इस समय मतर वही। क्या एक हो सकता कभी यह और वह भारत मही। मही मीन्स भूमि, भूमि यानी कि धरती, भूमि धरती माँ।
तो नदियाँ, सर्वोच्च नदियाँ लहराने लगी, कौन सी? दूध की सर्वोच्च नदियाँ लहराने लगी, वो भी किसकी? शक्ति की। किसकी शक्ति की? जो दूध की शक्तियाँ हैं गायों में, वो जो है नदियों की तरह लहराने लगी। बल वीर्य जिसे हमें मिलता है, तो ये संबंधित है। जैसे बल वीर्य से क्वेश्चन पूछा, बल वीर्य ये व्याकरण से संबंधित था। किसकी नदियाँ लहराने लगी? शक्ति की नदियाँ लहराने लगी। अमर किस पर मुग्ध है? तो दूध पर मुग्ध है, या अगर ऑप्शन में धेनु होगा तो धेनु, या धात्री होगा तो धात्री। देखते हैं पहले ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन देख लेते हैं। अमर किस पर मुग्ध है? सुरा, दधि, दुग्ध, अमृत। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दुग्ध पर मुग्ध है। दुग्ध पर ही 10वें का जो सही आंसर होगा। आई होप 10वें का सही आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि जो है पूछा गया है। जो देख लेते हैं एक बार कि किस पर मुग्ध है। इस पर तो मैंने पूरा बात की थी ना। पिलाती दुग्ध जो अमृत इस लोक का, जिस पर अमर भी मुग्ध है। तो दुग्ध की बात है, सही है। इस लोक का अमृत है क्या? दूध, दही, घृत, अमृत। 11 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? दूध को ही अमृत कहा जा रहा है। धात्री शब्द का अर्थ है पालन करने वाली। ठीक है, आगे चलते हैं। किसकी नदियाँ सर्वत्र लहराने लगी? घृत की, दुग्ध की, जल की, या शक्ति की। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, शक्ति की, क्योंकि शक्ति की नदियाँ सर्वत्र लहराने लगी, इस तरह से लाइन थी, तो वो लाइन में शक्ति था, तो शक्ति ऑप्शन सही हो जाएगा। बल वीर्य में समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। जरूरी नहीं है कि समास पूछा जाएगा, लेकिन बाई चांस व्याकरण से संबंधित पूछ लेता है समास, लेकिन हमेशा नहीं पूछा जाता। तो द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, या द्विगु समास है। तो बल और वीर, जैसे कि जहाँ पे योजक चिन्ह होता है वो बदल के और हो जाता है, वो कौन सा समास है? ठीक है, 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आप समझ गए होंगे ये क्या है? द्वंद्व समास है, जिसमें योजक चिन्ह से हम इसको पहचान सकते हैं। मही शब्द का अर्थ है महिषी, तक्र, भूमि, माता। तो सही ऑप्शन जो है वो तीसरा है, भूमि। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ से आपका पैडागॉजी शुरू हो जाता है। यहाँ पे इजी प्रश्न जहाँ होंगे वहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। जहाँ पे टॉपिक समझने वाली बात होगी वहाँ पे समझी जाएगी। निम्नलिखित में से किस शिक्षण शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभवों, उसकी बात तथा उसकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देनी चाहिए। देखिए, जब भी आप प्रश्न पढ़ें तो बहुत आराम से पढ़ें और बहुत ही सोच समझ कर पढ़ें, ताकि दोबारा आपको उसको न पढ़ना पड़े। क्योंकि पहली बार अगर आप पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक लाइन को समझते जाएंगे तो ऑप्शन आपको जो है क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा शिक्षण शास्त्र है जिसमें बच्चों के अनुभव की वरीयता दी जाती है, उनके सक्रिय भागीदारी को जरूरी माना जाता है, आवश्यक माना जाता है। इस प्रकार के शिक्षण शास्त्र के लिए बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक विकास तथा पुरुषों को ध्यान में रखकर अधिगम की योजना बनानी चाहिए। विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर होगा कि पुरुषों को ध्यान में रखकर होगा? जो पुरुषों, विद्यार्थियों, यहाँ पे रुचियों हैं, आप लोग बना लीजिएगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगी। पुरुषों कहाँ से? रुचियों को ध्यान में रखकर अधिगम को योजना बनानी चाहिए, उनकी रुचियों को या ध्यान में रखकर। तो ये कौन सी शिक्षा होगी? शिक्षार्थी, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, विस्तारवादी। शिक्षक केंद्रित तो होगा नहीं, विस्तारवादी नहीं होगा, बाल केंद्रित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बालक के सभी चरणों पर ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कि उनकी रुचि का, और वो सक्रिय भागीदारी रखें क्लास में, और वो अपनी बात को, अपने पूर्व ज्ञान को, जो है अनुभव को टीचर्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ साझा कर पाएँ। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा हो जाती है। आगे देखते हैं समालोचनात्मक शिक्षण। समालोचनात्मक वो शिक्षण होता है जहाँ पर नेगेटिव, एक ही पहलू के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू पर बात की जाए। तो समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात में विश्वास करता है? बच्चे विद्यालय के बाहर जो कुछ भी सीखते हैं वो अप्रासंगिक है। प्रासंगिक होता तो सही होता, अप्रासंगिक लिख दिया जो कि नेगेटिव है। क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है, इसलिए पॉजिटिव सही होगा ऑप्शन। शिक्षार्थियों की अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, तो ये बात सही है। ये समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र का एक मुख्य जो विश्वास है वो ये है कि शिक्षार्थी जो है उनके पूर्व ज्ञान का महत्व है क्लास में, क्योंकि इससे ही पता चलेगा कि बच्चे ने कितना सीखा है और उसे और कितने सिखाने की ज़रूरत है। तो ये ऑप्शन सबसे बढ़िया हो जाएगा। आगे देखते हैं कहाँ गया 18वां क्वेश्चन। यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले शिक्षार्थियों को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधि में संलग्न करते हैं तो क्या उद्देश्य हो सकता है? जैसे कि आप सभी भी अगर आप किसी स्कूल में एज अ टीचर रहे होंगे या कोचिंग पढ़ा रहे होंगे,
तो या अपने घर के बच्चों को भी पढ़ाते होंगे, तो जब नया चैप्टर आप शुरू करते हैं तो उसके पहले बच्चों को या तो प्रीवियस जो चैप्टर रहा है उससे बात करते हैं या उन्हें कोई और सी एक्टिविटी करने के लिए देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? विद्यार्थियों का ध्यान हटाना, पाठ आरंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों को अनुशासन में करना, कार्यभार को कम करना, विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना। तो आप समझ ही गए कि सबसे पॉजिटिव ऑप्शन जो है वो चौथा है, इसीलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, आप जानते हैं सी टेट में जो है कि सभी प्रश्नों के सभी ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे सही या सबसे पॉजिटिव कौन सा है ऑप्शन, वो आपको चूज़ करना है। मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह वह अन्य कौशल सीखते हैं। यह विचार के सिद्धांत किस ओर संकेत कर रहे हैं, यानी कि किसने दिया है इस सिद्धांत, ये जो लाइन है, जो कथन है, किसके द्वारा कही गई है। तो इस प्रकार के प्रश्न एकाध दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यूपी टेट में बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे पूछते हैं। सी टेट में एक दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चॉम्स्की, पियाजे, वाइगोत्स्की और स्किनर। तो जो 19 का सही आंसर है वो हो जाएगा आपका चॉम्स्की जी। बात नहीं कर, वाइगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं, पियाजे जी होते हैं तो संज्ञानात्मक विकास के संज्ञान के बारे में बात करते हैं। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्किनर जी ने ये बात कही है। तो कुछ जो स्टेटमेंट होते हैं उनको आपको रटना ही पड़ता है क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनसे संबंधित जब पूछ लिया जाता है। तो आगे देखते हैं, रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं। रचनावादी क्रिएटिव जहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं क्लासों में, वो वहाँ पे किस प्रकार से बच्चे कार्य करते हैं। समूह में अंतःक्रिया करते हैं तथा कक्षा में आवाज़ें करते हैं। हाँ, ये बात आप जानते हैं कि क्लास में जो खामोशी है वो शिक्षा शास्त्र का एक निगेटिव पहलू है। तो अगर खामोशी है क्लास में तो वो एक अच्छे उद्देश्य से वहाँ पे शिक्षा नहीं हो रही है। अपनी कॉपियों में सभी विकल्प लिखते हैं, ये कोई बात नहीं हुई। केवल अगर ऑप्शन में आ गया केवल, तो वो पहले ही नेगेटिव है। अगर नेगेटिव नहीं पूछा है तो, क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं पूछा है तो किसी भी तरह की अंतःक्रिया नहीं करते। इसका मतलब है कि तीनों ऑप्शन से बढ़िया ऑप्शन पहला है जो कि सही होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता। भाषा शिक्षण सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता। निगेटिव क्वेश्चन है, यानी कि निगेटिव ऑप्शन सही होगा। ठीक है। चयन तथा श्रेणी में बांटना, ये बात सही है कि अगर भाषा शिक्षण की बात है तो हम समूह में बांटते हैं कि 5 बच्चे अपने भाषा से कम्युनिकेट करें और 5 बच्चे इधर, तो उनसे बच्चे सीख पाते हैं। बात सही है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। नेगेटिव जो ऑप्शन होगा वही नेगेटिव क्वेश्चन के लिए सही होगा। विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना, एकीकृत तरीके से शिक्षण कराना, अधिक से अधिक अवसर देना। 21 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि शिक्षण शास्त्र के लिए और विशेष हमें जो है जैसे विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना। 21 का जो बी आप देखेंगे इसमें आपको प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि विशिष्ट रूप से अगर नहीं कहा होता पठन कौशल पर, वो भी तो विशेष रूप से सिर्फ पठन कौशल पे ही बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भाषा शिक्षण के सिद्धांत, वहाँ कम्युनिकेशन भी होगा, राइटिंग भी होगी, लिसनिंग भी होगा, तो ये सारी बातें भी होंगी। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सहपाठी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखें। ठीक है, स्वीकृति यानी कि जब उन्हें सहयोगात्मक तरीके से बच्चे रहें क्लास में, तो सहपाठी एक दूसरे के लिए स्वीकृति का भाव रखें। इसके लिए किस तरह का कक्षा परिवेश उपयुक्त है। तो ऑप्शन क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं, विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा। देखिए, समावेशी कक्षा का मतलब है कि उसमें जो बच्चे 20 बच्चे हैं तो 20 प्रकार के बच्चे हैं, उनके व्यक्तित्व अलग हैं, उनकी भाषाएं अलग हैं, उनके सोचने तर्क करने की क्षमता अलग है, उन्हें उनके सीखने की क्षमता अलग है, लेकिन फिर भी उनको एक ही कक्षा में पढ़ाना, वो भी अलग अलग नियम से, अलग अलग विधियों से पढ़ाना। 20 बच्चे हैं तो उन्हें 20 विधि से अगर आती है तो एज अ टीचर आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें 20 विधि से पढ़ाएं। 20 विधि से यानी कि भ्रमण विधि से किसी बच्चे को ज़्यादा समझ में आ रहा है तो उसको भ्रमण विधि से पढ़ाया जाए, किसी बच्चे को प्रोजेक्ट विधि से, किसी बच्चे को करके सीखने से अच्छा आ रहा है तो उसको, तो इस तरह से हमें सिखाना है। तो एक सहपाठी एक दूसरे में स्वीकृति रखे, जिसके लिए समावेशी कक्षा जरूरी है। आगे देखते हैं, चयनित शिक्षार्थियों वाली, मतलब चुने गए बच्चों के साथ समावेशी कक्षा में, यानी कि 20 बच्चे आपकी क्लास में हैं, 5 बच्चों को आपने अपनी समावेशी कक्षा में रखा, तो ये बात कोई नहीं हुई। विविधता वाली विशिष्ट कक्षा, विशिष्ट कक्षा, विशिष्ट कक्षा, हमेशा विशिष्ट कक्षा नहीं सही होगी।
विशिष्ट कक्षा एक तरह से नेगेटिव ऑप्शन भी आ जाता है और पॉजिटिव ऑप्शन भी आ जाता है। लेकिन जब अगर किसी विशेष बच्चे के बारे में क्वेश्चन की बात करी जाए ना, तब वो ऑप्शन सही होगा। 22 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया और आई होप आप इसको कनेक्ट कर पाए होंगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेगेटिव ऑप्शन क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। अप्रभावकारी आदतों को हटाना, उन भाषाओं को दोबारा पढ़ाना जो उन्होंने सही तरीके से नहीं सीखे हैं, शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से रटाना। तो देखिए आप, रटाने की जब बात होगी तो वो ऑप्शन गलत होगा, यानी कि नेगेटिव है, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभा, गीता कहाँ से आ गया, प्रतिभागिता, अच्छा एक ही में रहेगा प्रतिभागिता। प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त उपागम होना चाहिए। संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, व्याकरण अनुवाद विधि, निमंजन विधि। तो देखिए, संप्रेषणात्मक उपागम, और वो भी भाषा पढ़ाते समय। संप्रेषणात्मक यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन, भाषा शिक्षण में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेट कर पाए बच्चे को, भाषा में यही बताया जाता है किसी भी भाषा शिक्षण में। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि शिक्षक सभी बच्चों की अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण कराना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। यानी कि 20 बच्चे अगर उनके क्लास में हैं तो 20 बच्चों की अधिगम शैली, यानी कि किस शैली में, हमने अभी अभी बात करी, जैसे किसी बच्चे को भ्रमण विधि से आएगा, किसी बच्चे को प्रोजेक्ट विधि से, कोई बच्चा करके सीखेगा, कोई बच्चा किंडरगार्टन में अच्छे से सीख लेगा, कोई बच्चा जो है, बहुत सी बातें हो जाएंगी, बहुत सी विधियां हैं तो सीख लेगा। तो उस पर, प्रत्येक बच्चे पर ध्यान देने के लिए आपको क्या करना होगा, बच्चों को अपनी प्रतिभा तथा अधिगम शैली को प्रदर्शित करने के लिए पाठ्य सहगामी गतिविधियों में भाग लेने की सलाह देनी चाहिए। योगात्मक आकलन परीक्षा में बैठने के सभी पाठों की पुनरावृत्ति करने के लिए कहना चाहिए। पुनरावृत्ति यानी कि दोहराना, जो कि क्वेश्चन से मेल नहीं खा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने संकल्पनाओं को पूर्ण रूप से सीख लिया है और विद्यार्थियों को जल्दी जल्दी परीक्षा लेने की क्या ज़रूरत है। विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि समझने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि एकदम ही पॉजिटिव क्वेश्चन का ऑप्शन रहा ये। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावशाली शिक्षण विधि है। उच्च शुद्ध उच्चारण पर बल देना, ये सबसे प्रभावशाली शिक्षण, ये तो निम्न स्तर का है। पुस्तक की पाठ्य सामग्री को सवसर पढ़ना, शुद्ध उच्चारण तथा भाव के साथ पढ़ने पर बल देना, शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर चर्चा करना, जो कि सबसे बढ़िया है। जब रुचि की बात हो रही है और विषय वस्तु के संपदा के, शब्द संपदा पर ध्यान देना है कि बच्चा उच्चारित भी सही तरीके से करे और उसका लेखन भी, पठन भी सही तरीके से करे, तो उसकी रुचि के हिसाब से, बच्चे की रुचि के हिसाब से। तो जो 26 का सही आंसर है वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षार्थियों को सीखने तथा विषय पर महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, बशर्ते, किसको छोड़कर, बशर्ते मतलब एक को, किसी एक को छोड़कर बच्चा किस में काम करेगा तो वो अपने एरिया में महारत यानी कि परफेक्ट हो जाएगा। वे जानते हों कि परीक्षाओं में विषय वस्तु के प्रति उनकी समझ के लिए उनकी परीक्षा ली जाएगी। तो ये समझना, परीक्षा के लिए सिर्फ पढ़ना, आप जैसे पुनर्बलन की बात हो और फिर कक्षा की बात हो, परीक्षा की बात हो, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ परीक्षा के लिए अगर बच्चा पढ़ेगा तो सीखेगा नहीं, वो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ेगा। उसे विश्वास हो कि जो काम वो कर रहे हैं वह रोचक है तथा उनके स्वयं और शिक्षक के जीवन से संबंधित है। बच्चे के जीवन से संबंधित होना चाहिए, शिक्षक के जीवन से संबंधित होकर क्या करेगा। दूसरा ऑप्शन भी गलत। उन्हें इस बात पर पूर्वाभास हो कि उन्हें निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को अच्छा भाषण देने का प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव ऑप्शन सही होगा। शुद्ध उच्चारण का प्रदर्शन करके दिखाना, जिह्वा तथा होठों का सही स्थिति में अभ्यास कराना, शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बोलने के अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों को 1 मिनट के लिए बोलने का अवसर देना ताकि आप उसकी त्रुटि का निदान कर सकें। 28 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर होगा वो आप समझ रहे हैं, शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बोलने के
अवसर उपलब्ध कराना। अच्छा भाषण देने के लिए बच्चा खुद की वास्तविक स्थितियों पर, तो ये तीसरा ऑप्शन जो है वो निगेटिव हो जाएगा। और 28 का तीसरा ऑप्शन ही तो दिया है। चलिए आगे देखते हैं। भाषा कौशलों के उपकौशल हैं। कितने उपकौशल, कौशल नहीं पूछे, कौशल 4 हैं, आपको पता है, तो इसलिए उपकौशल कितने होंगे, 2 होंगे, जो कि बहुत ही आसान है, आपने इंग्लिश हिंदी सब में पढ़ा है। बोधगम्य निर्देशों का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? स्टीफन क्रैशन, चॉम्स्की, स्किनर और लैरी सैलिंगर। तो 30 का जो सही आंसर है वो जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, स्टीफन क्रैशन। और स्टीफन क्रैशन कौन है? अब इनके भी सिद्धांत हैं जिनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। इनसे संबंधित यही प्रश्न हिंदी में आया है और इनसे संबंधित बहुत कम प्रश्न आते हैं, एक आधा प्रश्न आ जाते हैं कभी कभार। तो इन्होंने ही बोधगम्य निर्देशों का विचार सर्वप्रथम रखा था और ये अमेरिका के हैं। उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर थे। ठीक है, कौन? स्टीफन क्रैशन जी। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी रही और आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।